हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 देखने वाले हैं अपन। ठीक है, जो प्रीवियस पार्ट था पार्ट 1, वहां पर हमने 10 क्वेश्चंस देखे थे, तो आज भी हम पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन देखने हैं अनदर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ध्यान से आप इसको देखना। ठीक है, तो शुरू करें। चलो देखो, यहां पर पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 11 अप टू क्वेश्चन नंबर 10 आपका पार्ट 1 में था। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। देखो, अ करंट I इक्वल टू अल्फा टी, ठीक है, where t is time is flowing in a long wire। एक लॉन्ग वायर है, मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ये करंट वेरिएबल करंट है ना, ये टाइम डिपेंडेंट करंट है। ठीक है, अ स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस a has its plane parallel to the wire and is placed at a distance d from the wire। ठीक है, मतलब एक सर्कुलर लूप है, एक छोटा सा सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस a है, उसको हमने वायर के साइड में प्लेस किया इस तरीके से कि जो लूप का प्लेन है वो वायर के पैरेलल है। मतलब वायर का प्लेन और लूप का प्लेन एक ही है। ठीक है, चलो, और यहां पर डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, d डिस्टेंस है। ठीक है, नाउ अब यहां पर बोल रहे हैं इफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ लूप इज लैम्डा। ठीक है, मतलब यहां पर जो लूप है उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है लैम्डा। तो अगर मैं पूरे सरकमफेरेंस से इनटू कर दूंगा तो पूरे आपके लूप का रेजिस्टेंस मिल जाएगा अपन को। ठीक है, चलो, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उस लूप में और किस डायरेक्शन में होगा, ये अपन को बात करनी है। ठीक है, अभी ध्यान देना आप लोग, यहां पर इधर देखो, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, मान लो इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I इक्वल टू अल्फा टी, है ना। ठीक है, अब देखो यहां पर एक छोटा सा लूप है, ठीक है, जिसका रेडियस a गिवन है और ये d डिस्टेंस पर यहां पर प्लेस्ड है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर तुम ये बताओ, क्या इस लूप के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेगी? यस, वैरी करेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो करंट है वो वेरिएबल है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पर वो भी वेरिएबल होगा। और ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कितना होता है? तो वो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन डिस्टेंस। यहां पर डिस्टेंस कितना है? d है कि नहीं? ठीक है, तो आप ये बताओ, यहां पर करंट अगर वेरिएबल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होगा। ठीक है, तो आप बताओ, इस लूप के अंदर इसका मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है ना, और अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है किसी लूप के क्रॉस, मतलब वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल है, मतलब वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो अब कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अपन को निकालना है। तो सिंपल, ईएमएफ इंड्यूस्ड, है ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ लूप इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, है ना, बाय फैराडे लॉ। ठीक है, अब यहां देखो ध्यान से, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। ये जो आपका फाई है इसको लिखेंगे B इंटू ए। यहां पर मैंने कॉस थीटा नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू मैंने यहां पर 0 मान ली। कैसे? देखो, आप ये बताओ, ये आपका करंट का डायरेक्शन है, तो इसके कारण जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? तो वो निकालोगे राइट हैंड थंब रूल से। आप अपने थंब को करंट के लॉन्ग लेके जाओ। अब देखो, ये फिंगर इस पॉइंट पर कहां जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है, इनटू द प्लेन, मतलब यहां पर इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस फॉर्म में है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू लूप। ठीक है, और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू लूप ले सकते हैं हम लोग, है ना।
तो आप बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री ना। मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो गया आपका, 0 डिग्री हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब देखो यहां पर मैंने cos थीटा की वैल्यू नहीं ली, इसलिए क्लियर है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर एरिया को बाहर करो क्योंकि एरिया आपका कांस्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ दिस b। चलो अब बताओ, यहां पर एरिया तो हम बाद में पुट कर लेंगे, पहले बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसका, यहां पर वो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो d बाय डी टी ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन d, है कि नहीं। तो यहां पर देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 बाई डी बाहर ले सकते हैं क्योंकि यहां पर सिर्फ करंट वेरिएबल है ना, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर EMF इंड्यूस इक्वल टू व्हाट, माइनस a म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 बाई डी, ठीक है। और यहां पर d बाई डी टी ऑफ व्हाट, i। क्लियर? ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 माइनस a, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई। या एक काम करते हैं, अपन म्यू नॉट के टर्म्स में छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां पर सब कुछ वेरिएबल ही है तो क्यों सॉल्व करना अपन को, है ना, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, माइनस a म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी। अब देखो d बाई डी टी ऑफ ये i क्या गिवन है, अल्फा टी। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर एरिया क्या होगा सर्कुलर लूप का, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितना है, a है, तो पाई इंटू ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, ठीक है। अब यहां पर देखो ध्यान से, d बाई डी टी ऑफ अल्फा टी इज अल्फा, ठीक है। जो कैंसिल हो रहा है काट देते हैं इसको हम लोग। अब बताओ, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर म्यू नॉट अल्फा अपॉन 2 डी, दिस इज EMF इंड्यूस्ड, ठीक, क्लियर। अब मुझे यहां पर करंट इंड्यूस की वैल्यू निकालनी है, अपन को निकालनी है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप, ठीक है। तो आप बताओ, EMF को डिवाइड कर देंगे अगर रेजिस्टेंस से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपन करंट की वैल्यू निकालते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर चलो, यहां पर EMF की वैल्यू इतनी है, माइनस ए स्क्वायर म्यू नॉट अल्फा अपॉन 2 डी, ठीक है। तो यहां पर देखो करंट जो होगा वो होगा आपका EMF अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। EMF कितना है, माइनस ए स्क्वायर म्यू नॉट अल्फा अपॉन 2 डी, चेक कर लेते हैं, यही है ना, बिल्कुल यही है, अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बताओ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है, लैम्डा, तो पूरे सरकमफेरेंस का कितना होगा रेजिस्टेंस, तो सरकमफेरेंस से इनटू कर देंगे लैम्डा को ना, ठीक है। तो आप बताओ, यहां पर मैं बोलूंगा सिंस R इज इक्वल टू 2 पाई a इंटू लैम्डा ना, रेडियस उसका a है लूप का, तो सरकमफेरेंस 2 पाई a होगा, उसको लैम्डा से इनटू कर देंगे पर यूनिट लेंथ वाले रेजिस्टेंस से, तो कंप्लीट मिल जाएगा अपन को रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये R की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, तो आप बताओ, देयरफॉर I इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ए स्क्वायर म्यू नॉट अल्फा अपॉन 2 डी अपॉन 2 पाई ए लैम्डा। तो यहां पर देखें, ये आपका ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या आंसर आएगा यहां पर, माइनस ए म्यू नॉट अल्फा अपॉन 2 टू 4 पाई डी लैम्डा, दिस इज द EMF इंड्यूस्ड, सॉरी करंट इंड्यूस्ड। ये अपने को मिल गया इंड्यूस करंट की वैल्यू, मैग्नीट्यूड। अब देखते हैं इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा।
आओ देखो, तुम ये बताओ यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनवर्ड है कि नहीं, और यहां पर देख सकते हो जो करंट है वो टाइम के साथ इंक्रीज होगा ना, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो करंट बाय द टाइम इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, मतलब इसके अक्रॉस फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और इनवर्ड फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट इंड्यूस होगा वो इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो उस इंक्रीमेंट ऑफ फील्ड को ऑपोज करे, मतलब इस तरीके से वहां पर आपका करंट इंड्यूस होगा कि वो नहीं चाहेगा कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो, तो उसके लिए क्या करेगा, वो अपना फील्ड क्रिएट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो अपना वहां पर फील्ड क्रिएट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आउटवर्ड में फील्ड अपना क्रिएट करेगा, तो उसके लिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, है कि नहीं। मतलब अगर इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ होगा, मतलब इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीमेंट को अपोज करेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, अगर किसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है, तो वहां पर वो इस तरीके से इंड्यूस करेगा करंट को ताकि वो अपना फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर पाए, ठीक है। तो यहां पर वो अपना मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट में क्रिएट करेगा टू ऑपोज द इंक्रीमेंट ऑफ इनकमिंग फील्ड, है ना। तो उसके लिए वो एंटी क्लॉकवाइज में करंट इंड्यूस करवाएगा, तब जाकर के वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड खुद का क्रिएट करेगा। तो बताओ, करंट जब इंड्यूस होगा तो ये भी तो एक मैग्नेट होगा ना, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लियर। ये था आपका सिंपल सा सॉल्यूशन। तो आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है वो, अ मेटेलिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ इज रोटेटेड विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। एक आपका मेटेलिक रॉड है, मान लो ये रॉड है 1 मीटर का, इसको रोटेट कर रहे हैं कितने फ्रीक्वेंसी से, 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, मतलब 50 रिवॉल्यूशन लेगा वो 1 सेकेंड में, है कि नहीं। मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन है यहां पर, ठीक है। विथ वन एंड हिंज्ड एट द सेंटर एंड द अदर एंड एट द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कुलर मेटेलिक रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है। अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला and parallel to the axis is present everywhere, ठीक है। what is the EMF between the center and the metallic ring। देखो ध्यान से यहां पर क्या बोल रहा है सवाल में, ये आपका एक मेटेलिक रिंग है, ये आपका एक मेटेलिक रिंग है, ठीक है। इसका रेडियस 1 मीटर है, ठीक है। अब देखो इस मेटेलिक रिंग के सेंटर पे, इस मेटेलिक रिंग के सेंटर पे एक रॉड को आपने हिंज कर दिया, फिक्स कर दिया, और दूसरा एंड इस रिंग के सर्कमफरेंस पे रिवॉल्व करेगा। यह आपका रॉड है,
ये आपका रॉड है कि नहीं? ये जो आपका रॉड है वो ऐसे रोटेट होगा ऐसा। क्लियर है? ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर है ना? ठीक है। तो यहां पर देखो, ये आपका रॉड का सेंटर, रॉड का जो एक एंड है वो सेंटर पे फिक्स है, और जो दूसरा एंड है ना वो रिंग के सरकमफरेंस के अबाउट घूमेगा। मतलब जब ये घूमेगा तो सरकमफरेंस को टच करता हुआ घूमेगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये जो आपका रोटेशन है इस रॉड का, ठीक है, वो किस एक्सिस के अबाउट है? एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। ये एक्सिस है सेंट्रल एक्सिस, जो कि रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप है वो भी उस एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं? मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड भी उस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है ना? मतलब यहां पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। मान लो यहां पर डॉट फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, डॉट का मतलब आउटवर्ड, है कि नहीं? ठीक है। चलो, तो अब यहां पर बताना है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा बिटवीन द सेंटर एंड द मेटेलिक रिंग। मतलब इनके बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, है कि नहीं? चलो आओ। तो ये यहां पर लोगों ने देखा हुआ है कि अगर किसी रॉड का, किसी मेटेलिक रॉड का रोटेशन होता है तो ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ध्यान से, ईएमएफ इंड्यूस इक्वल टू हाफ बी ओमेगा इंटू रेडियस का स्क्वायर, मतलब लेंथ ऑफ रॉड का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर सिंपल, हाफ इंटू बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 1 टेस्ला। ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी से ओमेगा कैसे निकालेंगे? तो ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एफ, और लेंथ कितना है? 1 का स्क्वायर। तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल, ये आपका पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50, ठीक है, इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब नहीं है, तो ये आंसर कितना होगा? 50 पाई वोल्ट। दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब चाहो तो पाई की वैल्यू 3.14 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 2, है ना? तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें अब देखें क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है वो। देखो 13th में क्या है? अ लार्ज सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड अ स्मॉल सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, आर पुट इन विसिनिटी ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के विसिनिटी में रखे हुए, एक दूसरे के अंदर रखे हुए हैं। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन फॉर दिस पेयर इक्वल्स 1 mH, मतलब 1 मिली हेनरी। म्यूचुअल इंडक्शन कितना है वहां पर? 1 मिली हेनरी है, ठीक है। व्हाट वुड बी द फ्लक्स लिंक्ड विद द लार्जर कॉइल when a current of 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू द स्मॉलर कॉइल? मतलब कितना फ्लक्स लिंक होगा, कितना फ्लक्स लिंक होगा लार्जर कॉइल के थ्रू, है ना, अगर स्मॉलर कॉइल में कितना करंट फ्लो करेगा? ठीक है, 0.5 एम्पियर। पहले ये निकालना है अपन को, है ना? बात समझ में आ रही? मैंने क्या बोला? यहां पर क्या बोल रहे हैं? एक लार्जर कॉइल है, एक स्मॉलर कॉइल है। लार्जर कॉइल का रेडियस है कैपिटल आर, स्मॉलर कॉइल का रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर आपके छोटे वाले कॉइल में 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो बताओ बड़े वाले कॉइल के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? और वहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है? 1 मिली हेनरी गिवन है, ठीक है। तो पहले इसका आंसर निकालने के अपन, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, यहां पर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लार्जर कॉइल इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट फ्लो इन द अनदर कॉइल, मतलब स्मॉलर कॉइल, ठीक है। तो यहां पर देखो ये m कितना है आपका? 1 मिली हेनरी, 10 की पावर -3, और करंट कितना है? 0.5। तो ये आप लिख सकते हो ना 5 × 10 की पावर -4 वेबर।
इतना फ्लक्स होगा। क्लियर? ठीक है, चलो अब देखो सवाल में आगे क्या बोल रहा है। When the current in the smaller coil fall to 0, मतलब जो स्मॉलर कॉइल में 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था, अगर वो 0 हो जाए, what would be its effect in the larger coil? ठीक है, तो बताओ कितना इफेक्ट, क्या इफेक्ट होगा लार्जर कॉइल में? तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर स्मॉलर कॉइल का करंट कम होकर के 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है उसका फ्लक्स जो है वो कम होगा और 0 हो जाएगा। और अगर फ्लक्स में चेंज आया तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा ना लार्जर कॉइल में। तो यहां पर क्या बोलेंगे कि लार्जर कॉइल में आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, है कि नहीं? और अगर मैं बात करूं कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, आप ये बताओ। हम यहां पर पहले ये बोलेंगे व्हेन करंट थ्रू smaller coil decreases to zero, then EMF induced in larger coil, ठीक है? यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब देखो ईएमएफ इंड्यूस अगर आपको निकालना है तो वो आप निकाल सकते हो, E इज इक्वल टू -m डेल्टा I बाई डेल्टा T से, है कि नहीं? तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है, m की वैल्यू गिवन है 1 मिली हेनरी, डेल्टा I पहले 0.5 था, अब 0 हो गया है, तो जो चेंज होगा वो 0.5 का ही होगा, मतलब -0.5 का होगा चेंज, ठीक है? लेकिन यहां पर टाइम टेकन गिवन नहीं है कि कितने टाइम में ये कहानी हुई है, इसलिए अपन यहां पर ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए उसने वहां पर यह नहीं पूछा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसने बस इतना ही बोला कि व्हेन द करंट इन द स्मॉलर कॉइल फॉल टू 0, व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट इन द लार्जर कॉइल। तो हमें बस वहां पर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि अगर वहां पर करंट 0 हो जाएगा मतलब फ्लक्स का चेंज होगा, मतलब वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये इफेक्ट है, बस बोलना है अपने को। क्लियर है? ठीक है, चलें। तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 13, है ना? तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं 14 क्वेश्चन को लेके। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है वो, ध्यान देना। 14th में क्या बोलता है वो, देखो, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल कॉइल इज 2 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है दो कॉइल का 2 हेनरी। द करंट इन वन कॉइल इज चेंज्ड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 टू 0.5 एम्पियर। मतलब करंट की वैल्यू एक कॉइल में 0 से 0.5 एम्पियर हो गई है, कितने टाइम में? 100 मिली सेकेंड टाइम में। फाइंड द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द अदर कॉइल। तो दूसरा जो कॉइल है उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज होगा वो बताना है अपन को, और फिर ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा अदर कॉइल में ड्यूरिंग द चेंज। मतलब यहां पर अपन को चेंज ऑफ फ्लक्स और यहां पर ईएमएफ इंड्यूस दोनों बताना है अपन को। क्लियर है? चलो आओ बताता हूं मैं। ये देखो ध्यान से, मुझे निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज, ठीक है? आओ देखो ध्यान से, यहां पर आप बताओ, यहां पर करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी 0 से मैक्सिमम होगी, है कि नहीं? ठीक है। अब देखो यहां पर दो कोएक्सियल कॉइल्स हैं, है कि नहीं? दो कोएक्सियल का मतलब क्या होता है? दो कॉइल हैं लेकिन दोनों का एक्सिस सेम है, दोनों का एक्सिस सेम है, ठीक है? अब यहां पर अपन को बतानी है फ्लक्स का चेंज। अब देखो तुम ये बताओ, चेंज इन फ्लक्स मतलब ये होगा आपका फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स होगा, ठीक है? क्या हम फ्लक्स को लिख सकते हैं m इंटू आई, फाई इक्वल टू m इंटू आई होता है ना, ठीक है? तो यहां पर फाइनल फ्लक्स है तो m इंटू फाइनल करंट माइनस इनिशियल फ्लक्स है तो ये होगा m इंटू इनिशियल करंट, ठीक है? यहां पर आप m कॉमन ले लो
अब बताओ फाइनल करंट कितना है 0.5 एम्पियर, इनिशियल करंट कितना था 0। अब बताओ यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है 2 और 0.5 माइनस 0 मतलब 0.5 कितना आएगा 1 वेबर ना, ठीक है। 0.5 इंटू 2 इज 1, तो इतने वेबर का फ्लक्स चेंज होगा। अब बताना है अपन को ईएमएफ इंड्यूस्ड है कि नहीं। चलो आओ आप बताओ ईएमएफ इंड्यूस सेकेंड वाला पार्ट, तो बताओ E इक्वल टू सीधे बोल सकता हूं क्या माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर ये माइनस डेल्टा फाइव की वैल्यू निकाल चुका ऑलरेडी 1, और टाइम टेकन कितना है 100 मिली सेकेंड। 100 मिली सेकेंड मतलब 100 इंटू 10 की पावर -3, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 10 की पावर -1, ऊपर ले जाएंगे तो 10 -10 वोल्ट ना, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। सिंपल कहानी, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 14, स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलें अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। 15th क्वेश्चन में सवाल में क्या लिखा हुआ है, अ रेलवे ट्रैक रनिंग नॉर्थ साउथ हैज 2 पैरेलल रेल्स 1 मीटर अपार्ट, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द रेल्स when a train passes at a speed of 90 km per hour. The horizontal component of earth magnetic field at that place is this and angle of dip is 60 degree. ठीक है, ध्यान देना आप लोग, इधर देखो क्या बोल रहा है। ये आपके पैरेलल रेल्स है ना, ये ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन का पार्ट है, ये पूरा ट्रेन है मान लो, इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। देखो ट्रेन की जो विड्थ है ना वो बेसिकली एक कंडक्टर हो गया, जो ट्रेन की विड्थ होगी ना वो कंडक्टर हो गया बेसिकली, तो ट्रेन की स्पीड मतलब वो कंडक्टर की स्पीड, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहां पर मुझे निकालनी है व्हाट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब इनके बीच में ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो निकालनी है। तो सिंपल है, ईएमएफ इंड्यूस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BLV, ठीक है। अब देखो यहां पर L क्या होगा, ये वाला L होगा, मतलब जो रेल के बीच का डिस्टेंस है ना 1 मीटर, ये होगा आपका L। वेलोसिटी भी गिवन है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला अपन को नहीं लेना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो होना चाहिए वो इस रेल के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। अब देखो मेरी बात को सुनो ध्यान से, इमेजिन करना, ये रेल है मान लो, रेल, ठीक, ये रेल है, ये रेल का प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल जो फील्ड गिवन है वो रेल के अलोंग फील्ड गिवन है, मतलब ये वाली जो फील्ड है ना वो हॉरिजॉन्टल फील्ड है, लेकिन अपन को चाहिए परपेंडिकुलर फील्ड, है कि नहीं, परपेंडिकुलर फील्ड चाहिए अपन को। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर फील्ड ऐसी गिवन है अपन को, ये वाली, तो ये जो फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल फील्ड है, लेकिन मुझे चाहिए अंदर वाली फील्ड, तो इसको मैंने ऐसे कर लिया है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाली चीज मतलब ये ऐसी बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर फील्ड हॉरिजॉन्टल गिवन है, लेकिन मुझे चाहिए परपेंडिकुलर फील्ड, क्योंकि BLV में जो फॉर्मूला होता है ना, जो BLV फॉर्मूला होता है उसमें B क्या होता है, परपेंडिकुलर फील्ड। तो अब देखो आप लोगों ने मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ा होगा, हॉरिजॉन्टल फील्ड है, वहां पर एंगल ऑफ डिप कितना बोल रहा है 60 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, कितने एंगल पर आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है 60 डिग्री एंगल पर, है कि नहीं। तो अब ये बताओ एंगल ऑफ डिप गिवन है तो उससे मैं वर्टिकल फील्ड निकाल सकता हूं ना, कैसे, देखो ध्यान से देखो, मान लो ये आपका है हॉरिजॉन्टल फील्ड, ये आपका नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल ऑफ डिप कितना है 60 डिग्री, तो क्या आप ये वाला फील्ड नहीं निकाल सकते, परपेंडिकुलर वाला फील्ड, ठीक है। तो अब बताओ इसे बोल दो आप वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड,
है कि नहीं? ठीक है, अब बताओ, देख के यहां पर ये आपका बी वी है वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी आपका बी वी होगा वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं? तो यहां पर अगर मैं यूज करूं tan 60, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी वी अपॉन एच ना, और tan 60 कितना होता है? √3 बी वी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा √3h ना। मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लोगे वो ये वाला लोगे, ठीक? तो अब बताओ यहां पर इसकी जगह पर √3h रख दूं क्या मैं? तो यहां पर मैं बी वी लिख दूं, मैं वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बी वी, क्लियर? अब देखो √3h यहां पर पुट करो, लेंथ 1 मीटर और वेलोसिटी गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो अब देखो ध्यान से यहां पर क्या होगा, तो कहां पर कैलकुलेशन करूं मैं? चलो यहां पर कर लेता हूं, इधर देख लो, इधर देखो, तो EMF इंड्यूस इक्वल टू B इज √3h, h की वैल्यू कितनी? 0.3 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, इंटू L कितना? 1, इंटू वेलोसिटी कितनी? 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे 5/18 का मल्टीप्लाई करके, तो आप बताओ ये कितना हो गया आपका? 18, आई थिंक 18 5 होता है 90, ठीक है? चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर 5 5 25, तो यहां पर हो जाएगा 0.3 √3 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है? चलो तो आप बताओ 0.3 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 7.5, 7.5 √3 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट, इतना EMF इंड्यूस होगा। क्लियर? सिंपल। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है अपन को कि जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगा वो चेक कर लो कि वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है कि नहीं है। यहां पर जो रेल का प्लेन है जिस पे ट्रेन चल रही है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए फील्ड, ठीक है? लेकिन यहां पर गिवन था हॉरिजॉन्टल फील्ड, तो एंगल ऑफ डिप था, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके वर्टिकल फील्ड निकाल लिया और वो यूज करेंगे हम लोग। क्लियर? ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है? चलो चलें, अब देखिए ध्यान से आप लोग यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है वो देखो। अ जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग वेस्ट एट 450 मीटर पर सेकेंड, वेस्ट की तरफ, ठीक है? जेट प्लेन की ट्रैवलिंग हो रही है 450 मीटर पर सेकेंड से। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज 4 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, मतलब 4 गॉस, ठीक है? एंड द एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री, फाइंड द EMF इंड्यूस बिटवीन द एंड ऑफ विंग हैविंग अ स्पैन ऑफ 30 मीटर। फिर से यहां पर अपन को हॉरिजॉन्टल फील्ड गिवन है, अपन को वर्टिकल फील्ड निकालनी होगी एंगल ऑफ डिप से, और फिर EMF इंड्यूस निकालना होगा BLV से, जिसमें वेलोसिटी गिवन है और जो लेंथ होगा वो क्या होगा? देखो, बिटवीन द एंड ऑफ विंग्स हैविंग अ स्पैन ऑफ 30 मीटर, जो विंग्स की लेंथ होगी ना, ठीक है, वो अपन लेंगे एज L, है ना? तो क्या बोला उसने? EMF इंड्यूस बिटवीन द एंड्स ऑफ विंग्स, ठीक है? मतलब विंग्स की जो लेंथ है उसको हम लेंगे L, V गिवन है, और B कौन सा लेंगे? वर्टिकल फील्ड। और वो कैसे निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का यूज करके हम निकालेंगे वर्टिकल फील्ड। तो ये देखो ध्यान से, फटाफट कर लेते हैं अपन जल्दी से इसको। देखो, ये आपका हॉरिजॉन्टल फील्ड, ये आपका एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री, ये वर्टिकल फील्ड, तो यहां पर ये वर्टिकल फील्ड, तो आप बताओ tan 30 लिख सकते हैं क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BV अपॉन H, tan 30 1/√3 इक्वल टू BV अपॉन H, H इंटू, तो कितना हो जाएगा?
h बाई √3 इक्वल टू वर्टिकल फील्ड, है कि नहीं? चलो अब देखो यहां से यहां पर आप लोग मुझे निकालनी है ईएमएफ इंड्यूस इज बी कौन सा? वर्टिकल, एल वी। चलो तो यहां पर वर्टिकल फील्ड कितनी है? h बाई √3, लेंथ कितना है आपका? 30 मीटर, वेलोसिटी कितनी है? 450, ठीक है, 450 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब देखो h की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 30 इंटू 450, नीचे √3 है तो रैशनलाइज कर दूं क्या मैं? √3 का इंटू √3 का डिवाइड, √3 इंटू √3 3 होता है तो ये कैंसिल हो गया, 10 हो गया ना। अब बताओ 4 इंटू 45 कितना? तो 90, 180 हो जाएगा, 10 ये 10 ये इंटू 10 की पावर -4 इंटू √3, तो यहां पर आएगा 18 √3 इंटू 10 की पावर -1, मतलब इसको लिख सकते हैं 1.8 √3 वोल्ट। दिस इज ईएमएफ इंड्यूस्ड। सिंपल, ठीक है। चलो तो ये आप नोट कर लें, सिंपल स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप लोग। चलें अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, वो देखो ध्यान से। अ व्हील विथ 15 मेटेलिक स्पोक्स, एक व्हील है जिसमें स्पोक्स होते हैं ना, स्पोक्स, ठीक है, 15 मेटेलिक स्पोक्स हैं इसमें, ठीक है। हर एक की लेंथ कितनी है? 60 सेंटीमीटर, ओके। इज रोटेटेड एट 360 रिवोल्यूशन पर मिनट, है ना। वो जो व्हील है वो रोटेट हो रहा है 360 रिवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। इन अ प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इस बार जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही है कि नहीं? तो टेंशन वाली बात इस बार नहीं है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस इज 60 डिग्री, ठीक है। इफ द ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन रिम ऑफ व्हील एंड द एक्सल इज 400 मिलीवोल्ट, ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू ऑलरेडी दे दिया उसने, ठीक है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस एंड हाउ विल द इंड्यूस ईएमएफ चेंज इफ नंबर ऑफ स्पोक्स इज इंक्रीज्ड। तो पहली बात तो नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ाओगे ना तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कितने भी स्पोक्स हो, जो आपका सेंटर मतलब एक्सल और जो रिम है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा, कितने भी स्पोक्स हो जाएं। तो नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ाने से ईएमएफ इंड्यूस में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं पहले कि कितना हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये बताओ ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता है ऐसा, ठीक है। अच्छा यहां पर ईएमएफ इंड्यूस गिवन है 400 मिलीवोल्ट, तो 400 इंटू 10 की पावर -3 हाफ। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? अच्छा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ही लोगे, क्योंकि इस बार बोल दिया कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो जो व्हील है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलो तो यहां पर वो h ही लेना है अपने को, मतलब वो h कैलकुलेट करना है अपन को। ओमेगा, तो ओमेगा होगा आपका 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी ना इंटू लेंथ, लेंथ कितना होगा? 60 सेंटीमीटर, 60 इंटू 10 की पावर -2 इसका स्क्वायर। क्लियर? चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर कैलकुलेशन करते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -1 इक्वल टू h इंटू पाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो फ्रीक्वेंसी है ना, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो ये देखो जो फ्रीक्वेंसी गिवन है 360 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो पर सेकेंड में अगर चेंज करना है तो देखो रिवॉल्यूशन पर मिनट है तो नीचे मिनट है, तो मिनट को सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? नीचे 60 का इंटू करोगे, ये कैंसिल हो गया आपका, तो आपका ये हो जाएगा 6 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ना। ऑब्वियस ही बात है, एक मिनट में 360 रिवॉल्यूशन ले रहा है वो, है कि नहीं?
तो आपका 1 सेकेंड में कितना लेगा, कम ही लेगा ना, है कि नहीं? ठीक है, तो हम 60 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। क्लियर? चलो, तो यहां पर हम 6 पुट करेंगे और ये देखो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -1 मतलब 36 इंटू 10 की पावर -2। क्लियर? ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल सा कहानी, है ना? चलो, अब यहां पर कैलकुलेशन करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर इसको नीचे करो और ऊपर करो तो 10 की पावर -2 ऊपर गया 10 की पावर 2 और 10 की पावर -1 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं ये कैंसिल करोगे तो -1 हो जाएगा, नीचे लाके ऊपर करोगे तो 10 हो जाएगा, इक्वल टू h इंटू पाई इंटू 6 इंटू 9, है ना? सबको सही है? ठीक है, अब देखो 2 5 जा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 9 27 पाई। इतना हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगा, इतना टेस्ला। ठीक है, मतलब यहां पर एंगल ऑफ डिप कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है, यहां पर उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, यहां पर पहले से ही हॉरिजॉन्टल फील्ड जो है वो बोल दिया उसने कि वो जो आपका व्हील है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें आपका परपेंडिकुलर फील्ड ही रिक्वायर्ड रहता है। क्लियर है? ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 17। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। चलो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है वो। 18th क्वेश्चन में डायग्राम है। ठीक है, चलो देखते हैं। AB एंड CD are two parallel conductors. AB and CD are two parallel conductors kept 1 meter apart. इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है and connected by a resistance R of 6 ohm. इसकी वैल्यू कितनी है? 6 ohm है। ठीक है, as shown in figure. They are placed in magnetic field B equal to 3 into 10 की power -2 Tesla, which is perpendicular to the conductors and directed into the paper. मतलब यहां पर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ना? ठीक है, तो उसकी वैल्यू अपन को गिवन है। नाउ अ वायर MN is placed over AB and CD and then made to slide with a velocity of 2 meter per second. ये एक वायर है MN जो दो कंडक्टर के बीच में रख दिया गया, इसको स्लाइड करवाया जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। कैलकुलेट द इंड्यूस करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। कितना करंट इंड्यूस होगा? इफ द वायर MN मूव टू द लेफ्ट विथ सेम स्पीड, व्हाट विल बी द न्यू करंट एंड इट्स डायरेक्शन। अगर हम इसके स्पीड को लेफ्ट की तरफ कर दें तो करंट इंड्यूस की वैल्यू कितनी होगी, है ना? और वहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा। ठीक है, तो पहले देखो यहां पर, पहले अपन ये राइट वाले की तरफ काम करते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पर ये जो वायर है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो देखते हैं कि यहां पर कितना करंट इंड्यूस होगा, मतलब इस रजिस्टर के क्रॉस कितना करंट होगा। ठीक है, चलो आओ देखो ध्यान से यहां पर। तो पहले काम करते हैं केस 1 में, मतलब व्हेन वायर मूव टुवर्ड राइट। ठीक है, आप बताओ, यहां पर लिख देते हैं कौन सा केस है ये। व्हेन वायर मूव टुवर्ड राइट, टुवर्ड राइट। चलो भाई, अब देखो ध्यान से यहां पर जब ये मूव करेगा टुवर्ड राइट, तो आपको पता है ना कि इस M और N के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, EMF इंड्यूस होगा। तो EMF इंड्यूस का फॉर्मूला होता है BLV। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर B की वैल्यू कितनी, तो B की वैल्यू वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कितना है 3 इंटू 10 की पावर -2। लेंथ ऑफ वायर, तो इन कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। वेलोसिटी कितना 2, तो 3 2 6
इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट, इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अब देखते हैं पोलैरिटी क्या होगा। तो पोलैरिटी के लिए क्या करोगे मालूम, सिंपल आप लगा लो राइट हैंड थंब रूल आपका, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के तरीके से निकाल सकते हो आप लोग यहां पर, है ना। ध्यान देना कैसे, ये देखो, आप ये बताओ, अपने फिंगर्स को लेके जाओ वेलोसिटी के लॉन्ग और अपने फिंगर्स को मोड़ो अपने मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो वेलोसिटी के लॉन्ग फिंगर्स लेके जाओ और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ दो। बताओ ये थंब कहां जा रहा है, ऊपर। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा वो पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंड क्या होगा, नेगेटिव होगा, है कि नहीं। मैं बेसिकली ये जो रूल लगा रहा हूं ना, मैं वो लगा रहा हूं आपका क्रॉस प्रोडक्ट वाला ही रूल। देखो F इज इक्वल टू माइनस, ऐसा बोलेंगे हम लोग, -E V क्रॉस B। ये वेक्टर फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स का। ठीक है, अब बताओ V क्रॉस B का जो भी ऑब्टेन डायरेक्शन होगा उसका रिवर्स करेंगे बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मिलेगा फोर्स, है ना। देखो पहले बताओ V क्रॉस B के लिए क्या करेंगे, V के तरफ फिंगर लेके जाओ और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मोड़ो। तो थंब ऊपर जा रहा है, उसका उल्टा कर दो नीचे, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव होकर के नीचे आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होकर अगर नीचे आ जाएंगे तो ये वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला एंड पॉजिटिव हो जाएगा ना। जब इलेक्ट्रॉन मूव होकर नीचे आ जाएंगे तो यहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे नेगेटिव, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूं जो शॉर्ट में है बिल्कुल। आप क्या करो, जब भी अपन को पोलैरिटी निकालनी हो, ठीक है, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, आप वेलोसिटी के लॉन्ग लेके जाओ फिंगर्स को और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वहां पर क्या करो, मोड़ दो उसको। जैसे ही मोड़ोगे ना तो जिस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, ये थंब, वो होगा आपका पॉजिटिव। जिस डायरेक्शन में आपका होगा ना थंब, वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर ईएमएफ इंड्यूस मिल गया अपन को, ठीक है। अब अपन को यहां पर करंट की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करेंगे आप लोग, सुने ध्यान से, ये जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसको आप एक सेल में कन्वर्ट कर लें। इस वायर के क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसको आप एक सेल मान लें। अब देखो ध्यान से, आपने इसको सेल मान लिया, तो सेल मानोगे तो ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका रेजिस्टर, ठीक है, कितने ओम का, 6 ओम का। क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहां पर इसका ईएमएफ कितना है, 6 इंटू 10 की पावर -2, है ना, वोल्ट। अब बताओ जो करंट होगा वो ऐसे फ्लो करेगा ना, मतलब इस रजिस्टर की बात करें तो करंट क्या होगा, ऊपर से लेके नीचे की तरफ होगा। तो यहां पर देखो करंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, I इक्वल टू EMF 6 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन रेजिस्टेंस 6 ओम, ये कैंसल आउट। तो यहां पर आंसर आएगा 10 की पावर -2 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 6 ओम रेजिस्टर। क्लियर है कहानी, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई करंट की वैल्यू पहले केस में, है ना। और डायरेक्शन क्या निकला, ऊपर से लेके नीचे की तरफ, ठीक है। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या निकला, एंटी क्लॉकवाइज में। क्या निकला, एंटी क्लॉकवाइज में। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर हम यहां पर इस कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव करें, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो बताओ वहां पर इंड्यूस करंट कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो आप बताओ, मैं डायग्राम बनाता हूं, यहां पर ध्यान देना। इधर देखो, ये आपका है रेजिस्टर, ये आपका है वायर Mn, ठीक है। अब देखो ये आपका 6 ओम, यहां पर ध्यान देना, अब आप इसको मूव कर रहे हो
इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से, यहां पर वही क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर बताना कौन सा होगा आपका पॉजिटिव, तो V के तरफ लेके जाओ और अंदर की तरफ मूव करो, तो ये होगा ना पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक। चलो तो अब बताना इसको सेल में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ये आपका रजिस्टर, ये आपका 6 ओम, तो ये देखो ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो तो सेम ही रहेगी ना यार, उस पर तो कोई फर्क आएगा नहीं, ठीक है। तो वो तो वही रहेगा आपका 6 × 10⁻⁻² वोल्ट। भाई ईएमएफ सेम क्यों होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वही है, वेलोसिटी भी उतनी ही है, लेंथ भी उतनी ही है, ठीक है। तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा ईएमएफ के, बस यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा ना वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब अभी भी करंट की वैल्यू उतनी ही रहेगी, दिस अपॉन दिस, 6 × 10⁻²/6, दैट इज 10⁻² एम्पियर, है ना, बट डायरेक्शन रिवर्स, डायरेक्शन रिवर्स, है कि नहीं, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन, है ना। तो आप लोग एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। तो क्वेश्चन नंबर 19 में अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर विथ 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर, एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर, उसमें 20 टर्न्स है पर सेंटीमीटर, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, कंप्लीटली सराउंड another coaxial solenoid of the same length and area of cross section 25 centimeter square with 25 turns per centimeter, है ना। इसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 25 टर्न्स पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। तो ये देखो यहां पर कोएक्सियल सोलेनॉइड है, तो उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, M is equal to mu naught N1 N2 A upon L, ठीक है। अब देखो N1 N2 दोनों कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स और A क्या होता है, स्मॉलर एरिया। जो कोएक्सियल होते हैं ना सोलेनॉइड, तो जो दोनों में स्मॉलर एरिया होगा वो लेंगे हम लोग, है ना। इसका जो आपका डिस्क्रिप्शन है ये मैंने बताया हुआ है इन द टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन में, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो पहले कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो ये देखो पहले कॉइल की लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर और पर सेंटीमीटर का नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा 20 × 50, 1 सेंटीमीटर में 20 टर्न, तो 50 सेंटीमीटर में कितने टर्न इंटू कर देंगे, तो N1 की वैल्यू कितनी 20 × 50, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। N2 कितना होगा, देखो जो दूसरा वाला कॉइल है ना उसका भी लेंथ सेम रहेगा, ठीक है, तो उसका भी लेंथ है कितना 50 सेंटीमीटर, लेकिन उसमें 1 सेंटीमीटर में 25 टर्न्स है, तो आप बताओ 50 × 25 करने पे मिलेगा ना उसका टर्न्स, ये हो जाएगा 1250, ठीक है। और दोनों में छोटा एरिया कौन है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये छोटा एरिया है, तो एरिया हम लेंगे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर, और लेंथ होगा 50 सेंटीमीटर। चलो आप वैल्यू पुट करते हैं, देखो सिंपल, m इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है ये, N1 कितना 1000, N2 कितना
1250, ठीक है। एरिया कितना, चलो अभी एरिया पुट करते हैं थोड़ी देर के बाद, अपॉन यहां पर कितना होगा लेंथ 50 इंटू 10 की पावर -2 करना होगा, ठीक है। अब देखो 4 पाई, यहां पर देखो 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर -3 हो जाएगा, और ये 125 वैसा का वैसा। अब एरिया लिख रहा हूं मैं कितना, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर -4 का इंटू करना होगा, होल अपॉन ये होगा 5 इंटू 10 की पावर -1, ये कैंसिल 5। अब बताओ देख के यहां पर 5 इंटू 125 625, 4 पाई इंटू 625 इंटू, अब देखो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, तो ये हो जाएगा कितना 4 इंटू 625, तो कितना होगा ये 625 का डबल कितना होता है 1250, और उसका डबल हो गया कितना आपके वो 2500, 2500 इंटू पाई इंटू 10 की पावर -6, तो इसको लिख सकते हैं 2.5 पाई इंटू 10 की पावर कितना हो गया -3, इतना हेनरी, या फिर इसको लिख सकते हैं 2.5 पाई मिली हेनरी, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था ये, बस यहां पर नॉलेज होना चाहिए आपको कि कौन सा एरिया लेना होता है, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालते हैं, तो आराम से काम बन जाएगा। क्लियर, चलें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। चलो चलें अब देखते हैं यहां पर लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। देखो, फिगर शोज अ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप PQRS इन विच आर्म PQ इज फ्री टू मूव। ये जो आर्म PQ है वो फ्री टू मूव है, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम इसको। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, मतलब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इनवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ लूप, ठीक है। नाउ अब देखो क्या बोल रहा है, आर्म PQ इज मूव्ड विद अ वेलोसिटी v टुवर्ड द आर्म RS, इसके तरफ मूव कर रहे हैं इसको, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। नाउ assuming that the arm QR, RS and SP have negligible resistance, मतलब QR, ये आपका QR, RS, SP, इसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। एंड द मूविंग आर्म PQ हैज द रेजिस्टेंस R, ये जो आपका मूविंग आर्म है इसका रेजिस्टेंस सिर्फ बोल दिया कितना R है, R, ठीक है। नाउ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन द लूप, कितना करंट फ्लो करेगा लूप में वो बताना है अपन को। फिर द फोर्स एंड द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द आर्म PQ, फिर ये बताना है कितनी ताकत लगेगी उसको मूव कराने में, ठीक है, और कितना पावर लगाना पड़ेगा उसको मूव कराने में, ठीक है। चलो आओ करते हैं काम, ध्यान देना। पहले तो अपन इंड्यूस करंट की वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए पहले आपको इंड्यूस EMF निकालना होगा। तो आप बताओ, यहां पर इंड्यूस EMF होता है BLV, ठीक है। B मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहां पर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां पर कुछ बोला है क्या, कंडक्टिंग लूप PQ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कुछ बोला नहीं है तो अपन B मान लेते हैं, ठीक है। लेंथ, लेंथ कुछ बोला है क्या यहां पर, इसकी लेंथ, तो यहां पर लेंथ आर्म PQ इज मूव विथ वेलोसिटी v टुवर्ड, नहीं लेंथ भी नहीं बोला, तो L भी अपन को L ही मानना होगा, और वेलोसिटी तो v गिवन है यहां पर, ठीक है। चलो तो आप बताओ यहां पर EMF इंड्यूस कितना हो गया, सीधे BLV। अब बताना यहां पर कौन सा एंड पॉजिटिव कौन सा एंड नेगेटिव, मैंने अभी बताया था 2 क्वेश्चन पहले। आप अपने फिंगर्स को वेलोसिटी के लॉन्ग ले जाओ और मैग्नेटिक फील्ड के तरफ मोड़ो, तो तुम्हारा थंब जिस तरफ जाए वो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसको एक सेल की तरह मानोगे, है ना।
तो सेल की तरह मानोगे तो पॉजिटिव नीचे और माइनस ऊपर, तो करंट पॉजिटिव से निकलता है ना, ये होगा डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब बताओ यहां पर इस क्लोज लूप का रेजिस्टेंस की बात करें तो सिर्फ इसका रेजिस्टेंस दिया है ना आर, इसका 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 तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो यहां पर बताओ I इक्वल टू जो होगा वो होगा EMF अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस सिर्फ इसका गिवन है R, तो E बाय R, तो यहां पर BLV अपॉन R, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट। मतलब इसका रेजिस्टेंस R है तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस R ही होगा ना। ठीक, चलो अब देखो यहां पर करंट का डायरेक्शन देखो, करंट ऐसे है, इसको हम लोग सेल मानेंगे, तो सेल के पॉजिटिव से करंट निकलता है, ऐसे जाएगा। तो अगर हम इस सेल की बात करें, मतलब रॉड की बात करें, तो यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा करंट का डायरेक्शन। ठीक, चलो तो करंट का डायरेक्शन इस रॉड में आपका होगा P2Q। ठीक है, अब देखो यहां पर तुम ये बताओ, अगर इस रॉड में करंट का फ्लो है तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है ना, कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो आप बताओ अगर हम यहां पर सेकंड की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है आपका BIL साइन थीटा। तो B यहां पर B है, I है, अच्छा यहां पर I लिया अपन ने, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको कैपिटल I मान लो। ठीक है, अब देखो BIL, इसका लेंथ L ही है, साइन थीटा, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर करंट का डायरेक्शन जो है ना वही लेंथ का डायरेक्शन लेते हैं, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है प्लेन के ऊपर, तो एंगल 90 डिग्री हुआ ना। तो यहां पर BIL साइन थीटा होता है, तो साइन 90 ले लेंगे हम लोग यहां पर। तो अब बताओ इसकी वैल्यू 1 होती है, तो F इज इक्वल टू B, करंट की वैल्यू बताओ, BLV अपॉन R इंटू L चल रहा है ना, तो अब बताओ कितना हो जाएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, इतना फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, अब देखते हैं उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं हम लोग, L क्रॉस B करते हैं, L क्रॉस B, और L का डायरेक्शन कौन सा लेते हैं, जो करंट का डायरेक्शन है। तो अपने फिंगर को ले जाओ करंट के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड के तरफ मोड़ो, अंदर की तरफ मोड़ो, तो बताओ थंब कहां जा रहा है, टुवर्ड राइट जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो तुम बताओ मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर मुझे रॉड को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेफ्ट की तरफ मूव करना है तो जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स मुझे लगाना होगा, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा वो मैग्नेटिक फोर्स के ही बराबर होगा ना, तब जाकर के हम उसको यूनिफॉर्मली मूव करा पाएंगे। ये पूरा डिटेल डिस्कशन मैंने टॉपिक में किया हुआ है कि नहीं, जो टॉपिक था अपना मोशनल EMF, वहां पर मैंने ये सबको डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स ये जो निकाला है मैंने, यही आपका होगा एक्सटर्नल फोर्स भी, इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। ठीक, क्लियर। नाउ व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड, ठीक है, कितना पावर लगेगा। तो मैकेनिकल पावर का थर्ड की बात करता हूं मैं। मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स गिवन है, वेलोसिटी इंटू कर दो, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R इंटू V। तो यहां क्या हो जाएगा, नेट पावर इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। दिस इज द पावर रिक्वायर्ड। क्लियर?
सिंपल कहानी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप लोग। चलें, तो यहां पर अपना ये जो टॉपिक है, मतलब ये जो अपना पार्ट 2 है, ये ओवर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, एक और पार्ट हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। वहां पर हम लोग कुछ और टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, लाइक म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसके ऊपर अभी और क्वेश्चन करने बाकी हैं। उसके बाद आपका जो अपन ने पढ़ा था एसी जनरेटर, उसके ऊपर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बस ऐसी वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है, या फिर जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स का, वहां पर आप जाएं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई कूपन लगाना पड़ रहा हो, कोई पेमेंट करना पड़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे कंटेंट बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है ना। तो बस अंत में ही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब जल्दी करें, ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी तो फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।